नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ हमारी आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैं आपको बताऊँ, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हर वर्ष भारतीय बजट से पहले जारी किया जाता है। इसमें भारत सरकार की नीतियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होती है। साथ ही साथ यह बजट में किस तरह की परियोजनाओं को लेके आना चाहिए उसके बारे में एक विस्तृत विश्लेषण होता है जो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इकोनॉमिक सर्वे को। इसमें कुल 13 अध्याय हैं जिसमें हम एक एक करके सारे अध्यायों पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि किस अध्याय ने कितना विकास किया और किस क्षेत्र में भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए चलते हैं हम हमारे इकोनॉमिक सर्वे पे, जो कि हमारा ईयर है 24-25 का, 2024-25 के ईयर का। ठीक है, न्यूज़ पे चलने से पहले यानी इकोनॉमिक सर्विस पे चलने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी तथास्तु आईसीएस की तरफ से कि यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है प्री श्योर, जो कि स्टार्ट हुआ 15 दिसंबर से। तो जिन लोगों को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है तो ये कोर्स एक बार विजिट कर सकते हैं ताकि उनकी यूपीएससी की तैयारी पहले से और ज़्यादा बेहतर हो सके। साथ ही साथ जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच जो कि स्टार्ट हुआ है दिसंबर से, वहीं पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ाया जा रहा है मनु सर के द्वारा। ये बैच स्टार्ट हुआ है 28 जनवरी से। तो जिन लोगों का पीएसआईआर ऑप्शनल है वो अपनी पीएसआईआर ऑप्शन की तैयारी को बेहतर करने के लिए इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। वहीं यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पार सारथी, जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से। जैसे इस प्रोग्राम का नाम है उसी तरह से आपको गाइड किया जाएगा और यूपीएससी की तैयारी को बेहतर कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हम चलते हैं हम हमारे सर्वे पे। ये है हमारा सर्वे से संबंधित मुख्य बातें और ये है हमारी विषय सूची। ठीक है, जिसमें जो हमारा पहला अध्याय बताता है वो है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति तेज गति से आगे बढ़ना। ठीक है, हम एक बार इस लाइन को जरा डिकोड करेंगे कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति यानी तेजी से आगे बढ़ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक है, हम इस सर्वे में भी हम बहुत सारे उतार चढ़ाव देख रहे हैं। किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गति देखी गई है तो किसी क्षेत्र ने पहले के वर्षों के मुकाबले जो विकास की दर है वो कहीं ना कहीं धीमी हुई है। तो जिन क्षेत्रों ने ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया है वह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत के लिए एक अलग तरह के परिणाम हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो ये है हमारा पहला अध्याय का संदर्भ। वहीं दूसरे जो अध्याय बताता है कि मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास यानी कि गाड़ी और घोड़ा की स्थिति। ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे गाड़ी हम किस संदर्भ में बोल रहे हैं और घोड़ा किस संदर्भ के लिए बोल रहे हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र, राइट, जहाँ पे मौद्रिक काम करेगा हमारे घोड़ा के तौर पे और वित्तीय काम करेगा वहीं गाड़ी के तौर पे, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम हमारे एक एक करके अध्याय से कि क्या बताते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति तेजी से आगे बढ़ना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस पहले अध्याय का संदर्भ बताया कि वो क्या बता रहा है कि सेक्टर में जिस तरह से उछाल देखे जा रहे हैं और उन सेक्टर में वृद्धि से आम आदमी को भी किस तरह से इफेक्ट पहुंच रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम परिचय के बारे में बात करें। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं कि सर्वे में हमें बहुत सारे डाटा मिलेंगे। ठीक है, तो आपका काम ये रहेगा, मैं आपको मेंशन करूंगी तो आप एक अलग से अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट डाटा बताऊंगी तो आप अपनी डाटा जो है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ताकि इतने सारे डाटा याद करने से बेहतर हम इंपॉर्टेंट डाटा याद करें ताकि अगर संभावना हो सके कि उस क्षेत्र से अगर सवाल पूछा जाए तो हम उस प्रश्न को लगाने की स्थिति में रहें, राइट। चलिए हम चलते हैं हमारे परिचय पे। तो क्या बताता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में माफ करिएगा औसतन 3.3% बढ़ी है। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में। ठीक है, तो पहला ही डाटा ये नोट करना है हमें कि कितने परसेंट 2023 में औसतन कितना, तो 3.3% की वृद्धि हो देखी गई है यहाँ पे। ठीक है, जबकि हम बात करें कि आईएमएफ ने अगले 5 साल में है ना कितना 3.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। देखो, सर्वे पढ़ने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम देखें कि सर्वे क्या बता रहा है और उसका आउटकम निकालें हम, है ना, उसके ऊपर एनालाइज करें कि भाई डाटा क्या बता रहा है और क्या डाटा के मुताबिक चीजें चल पा रही हैं नहीं। ये पढ़ने का तरीका है इस सर्वे का, राइट। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि हम यहाँ पे वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में बात कर रहे हैं 3.3% की। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें
कि आईएमएफ के मुताबिक, ठीक है, तो आईएमएफ ने अगले 5 साल में 3.2% की वृद्धि का अनुमान बताया है, ठीक है। यानी कि एक तरफ हम देख रहे हैं 3.3, वहीं हम तरफ देख रहे हैं 3.2, यानी कि अगले 5 साल के लिए। समझ में आई बात? तो ये जो अगले 5 साल के लिए भी देख रहे हैं 3.2% की वृद्धि, वो कहीं ना कहीं इससे कम ही है, ठीक है। यानी कि इस कथन से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रही है, ठीक है, पर लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से करना चाहिए, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे धीमी धीमी गति से ग्रोथ हो रही है। क्लियर है? पहले कथन का हमने अर्थ समझा। अब वही हम दूसरे कथन का अर्थ समझते हैं। क्या बताता है कि वैश्विक निर्माण में मंदी, है ना, विशेष रूप से यूरोप, एशिया के कुछ हिस्से में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और कमजोर की वजह से बाहरी मांगों के कारण। अब देखो क्या बता रहा है इसमें कि वैश्विक विनिर्माण में, ठीक है, पहली चीज तो मंदी देखी गई, ठीक है, कि जो वैश्विक विनिर्माण है, विदेशों में जो विनिर्माण वाला क्षेत्र है वहां हमने मंदी देखी, ठीक है। मंदी के बहुत सारे कारण थे, ठीक है, युद्ध समझ लो या आतंकवादी घटनाएं समझ लो, किसी भी तरह की व्यवधान समझ लो, या 2 देश आपस में लड़ गए हों, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रियाकलाप चले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विनिर्माण क्षेत्र को बाधित किया है, जिस वजह से मंदी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करें कि यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, यानी कि यूरोप और एशिया का कुछ क्षेत्र ऐसा था जो कहीं ना कहीं जहां से आपूर्ति हो सकती थी, उस श्रृंखला में बाधित हुई चीजें, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा? जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी एक देश पे टोटली आयात के लिए निर्भर हैं, ठीक है, कि वो हम उस देश से आयात करेंगे, अगर उस देश से हमारा आयात नहीं हो पाएगा तो हमारे देश में जो वस्तुएं हैं वो पहले के मुकाबले और ज्यादा महंगी होंगी, ठीक है, और ज्यादा महंगी होंगी। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो हमारी मुद्रास्फीति है, ठीक है, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? यानी कि महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति का मतलब, ठीक है। और इससे क्या हुआ? इससे निकला ये कि कमजोर बाहरी मांग के कारण। समझ में आई ये बात? ठीक है, हमने 2 चीजें देखी कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पर लेकिन धीमी गति से हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ हमें चुनौतियां भी देखने को मिली, जो कि चुनौतियां थी कि वैश्विक विनिर्माण में मंदी देखी हमने। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई। समझ में आई बात? अब इससे क्या किया कि कमजोर जो मांग थी वो कैसी पड़ गई? कमजोर पड़ गई, ठीक है, जिस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है जो अर्थव्यवस्था है वो बूस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये पूरा अपने आप में एक साइकिल है। हम जैसे जैसे सर्वे पढ़ेंगे हम इन साइकिल को रट लेंगे धीरे धीरे कि किस तरह से चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, राइट। अब बात करते हैं हम सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र ने क्या किया? सेवा क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है, जिससे कई अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि को समर्थन मिला है। अब अगर हम बात देखें, ठीक है, इसमें हमें एक पॉजिटिव चीज देखने को मिली है कि हमारा जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र कौन सा आता है? जाहिर सी बात है तृतीय क्षेत्र आता है ये, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं उद्योग की तो वो आता है हमारा द्वितीय क्षेत्र में, राइट। और हम बात करें किसकी? कृषि वाले क्षेत्र की, तो वो आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये जो तृतीय क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र को ना रिप्रेजेंट करता है, उस क्षेत्र ने अपने आप में एक अद्वितीय वृद्धि के सामने लेके आई है चीजें, ठीक है। अब उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। अब देखो, अब बात करें हम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की, तो वो क्या बताता है? अब यहाँ पे हम थोड़ा ग्लोबलाइज होकर बात करेंगे, ठीक है, कि अगर विश्व स्तर पे कौन कौन सी ऐसी चीजें चल रही थी जिनको इफेक्ट किया है किसने? भारत ने, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखिए कि हमारा जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है वो क्या बताता है, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट ये बताता है कि मुद्रास्फीति दबाव, ठीक है, मुद्रास्फीति दबाव ये क्या है कि अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर लगातार क्या हो रही है? नीचे की ओर बढ़ रही है, जो केंद्रीय बैंक के लक्ष्य स्तरों के करीब पहुंच रही है। अब इसमें ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बिंदु बताता है आपको। वो क्या बताता है कि भाई इस पूरे कथन का मतलब इतना है कि मुद्रास्फीति की जो दर है, ठीक है, वो लगातार नीचे जा रही है, यानी कि महंगाई जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, कैसे? धीरे धीरे। अगर इकोनॉमिक का जो विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो वो भी धीरे धीरे हो रहा है। साथ ही साथ हम अगर मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो वो भी कम कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। अगर यूपीएससी में स्टूडेंट पूछ लिया जाए कि मुद्रास्फीति दबाव जो है वो अचानक से लगातार क्या हुआ है? अपने नीचे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, लगातार नीचे आया है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे भाई कि माफ करिएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर लगातार
नीचे की ओर बढ़ रही है। लगातार नहीं बोलेंगे, लगातार का मतलब होता है कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यू में जो चीजें चल रही है वो हम देख ही पा रहे हैं कि हाँ लगातार धीरे 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 करके जो हमारी मुद्रास्फीति है वो नीचे आ रही है। अगर सवाल पूछे कि एकदम से नीचे आई है मुद्रास्फीति हमारी, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। यहाँ हमें थोड़े से की पॉइंट याद रखने हैं, एक बार मैं आपको क्लियर करा दूं। अगर हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो ये है कि लगातार, ठीक है, नीचे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। कौन? मुद्रास्फीति की दर। वहीं अगर यूपीएससी हमसे ये पूछे क्या कि अचानक से, है ना, अचानक या एकदम, है ना, जो दर है वो नीचे की ओर बढ़ रही है, तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम ये देखेंगे कि जो महंगाई है वो धीरे 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 कम हो रही है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर आएंगे अपने सामने, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, सेवाओं की मुद्रास्फीति में बने रहने के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई है, जबकि मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जो नगण्य तक गिर गई है। अब थोड़ा सा यहाँ समझना कि ये जो कथन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला है। इसमें दो चीजें अपने साथ लेके चल रही हैं। वो क्या चल रहा है? पहली चीज ये बताना चाह रहा है कि वस्तु जो सेवाओं की मुद्रास्फीति के बने रहने के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई है। हम अगर एक तरफ ये देखें कि जो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, सेवा क्षेत्र में जैसे कि शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है, जैसे शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना, इनको देने वाली जो फीस है ना, उसमें कोई कमी नहीं आई है। यानी कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो मुद्रास्फीति की दर कैसी है? एज इट इज बनी हुई है, ठीक है। पर लेकिन हम जो अपनी दैनिक खर्चों की अगर हम बात करें, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर हम दैनिक खर्चों की बात करें तो वहां मुद्रास्फीति में क्या देखा गया है? तो वहां मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है। समझ में आई बात? ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के दैनिक जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक आम आदमी जो है सेवा पे भी खर्च करता है, साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन पे जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन पर भी खर्च होता है, जैसे खाने की वस्तु हो गई, ठीक है, कपड़ा हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारी किस में आएंगी? जो हमारे दैनिक खर्चे है उसमें, ठीक है। अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, यानी कोई ए नाम का व्यक्ति है, अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको पहले के जैसे ही पैसे देने पड़ रहे हैं। पर लेकिन वही व्यक्ति अगर किसके पास जा रहा है, वह अगर कपड़ा लेने जा रहा है, तो पहले के मुकाबले वो कीमत है क्या कर रहा है? कम चुका रहा है। अंतर आया समझ में? यानी कि अगर सेवा में देखा जाए तो मुद्रास्फीति एज इट इज बनी हुई है और उसके जो दैनिक खर्चे है उसमें मुद्रास्फीति की दर जो है वो कम हुई है। समझ में आई ये बात? चलो, अब ये था हमारा बेसिक सा चीजें जो हमने यहाँ से यहाँ तक देखी, ठीक है। ये आपके लिए चार्ट है, ये पूरा एक भारतीय अर्थव्यवस्था एक नजर में है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको एक एक करके अध्याय सारे पढ़ाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ज्यादा कंसाइज करके मैं आपको चीजें समझा पाऊँ कि इकोनॉमिक सर्वे में भी अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, राइट। चलिए अब हम चलते हैं हमारा अगला, वैश्विक अनिश्चितता, ठीक है। वैश्विक अनिश्चितता यानी कि विश्व स्तर पे जो अनिश्चितता है, यानी कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, अनिश्चितता तो यही बोलते हैं ना, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। पहली चीज हम देखते हैं, क्या हम सभी इस घटना से बहुत ज्यादा अवगत थे, कौन सी? कि मध्य पूर्व में तनाव के महत्वपूर्ण, है ना, शिपिंग मार्गों में से एक सुएज नहर, यानी कि अब देखो, अब आपके लिए पढ़ने को ये है भाई कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सुएज नहर को ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश लग रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या क्रियाकलाप यहाँ होते हैं, और ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। आप इस सुएज नहर को अच्छे से देख लोगे क्योंकि ये सर्वे में इसका मेंशन किया गया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे से सुएज नहर के बारे में एक बार देख लें, राइट। देखो क्या बता रहा है ये कि शिपिंग मार्गों में से एक सुएज नहर, ठीक है, वैश्विक समुद्री व्यापार के 15% के लिए अधिक प्रमुख मार्ग के माध्यम से व्यापार को बाधित किया है। अब देखो क्या हुआ है, हम सब जानते हैं कि सुएज नहर जो है, ठीक है, हिंद महासागर से लगते हुए, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं भारत के समुद्री जो मार्ग हैं उनको बहुत छोटा बना सकता है, साथ ही साथ सस्ता भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि अगर भारत को कोई भी सामान किसी दूसरी कंट्री में भेजना है, उस पार भेजना है, तो उसको पूरा यानी कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड से घूमते हुए यहां तक जाना पड़ेगा। अगर कि यहाँ पे सुएज नहर में अगर कोई परेशानी नहीं है तो, ठीक है, अगर यहाँ सब कुछ ठीक है तो क्या करेगा भारत? सिर्फ यहीं से जाएगा, शॉर्टकट लेगा और अपने जो गंतव्य पे पहुंच जाएगा। समझ में आई बात?
अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये जो सुएज नहर है, ठीक है, इस सुएज नहर में बहुत सारी गतिविधियां हुई। अब गतिविधियां वही जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या, आतंकवादी गतिविधियां मान लो, ठीक है, और आतंकवादी गतिविधियों के साथ दो देशों के मध्य तनाव। अब जब इस तरह की चीजें होती हैं या आतंकवादी घटना होती है या फिर दो देशों के मध्य तनाव होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो एरिया है जैसे सुएज नहर वाला एरिया है उसको क्या कर दिया गया, बाधित कर दिया गया, ठीक है, जिससे इन दो देशों पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, साथ ही साथ अन्य देशों पे भी इफेक्ट पड़ा और इसका इफेक्ट हमें भी झेलना पड़ा, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या हुआ कि आर्थिक नीतियों के बारे में, पहले हमने प्रॉब्लम समझ ली भाई कि सुएज नहर के बारे में ये दिक्कत बताई गई। भाई दूसरी चीज अगर हम देखें कि आर्थिक नीतियों के बारे में अगर हमने देखा तो वैश्विक चिंताओं के कारण भू राजनीतिक आर्थिक नीति अनिश्चितता। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, हमारा ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। क्या बता रहा है कि भू राजनीतिक आर्थिक नीति अनिश्चितता, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ है हमारा क्या कि विश्व व्यापार, है ना, अनिश्चितता सूचकांक। अब थोड़ा सा समझना क्या बता रहा है ये, यहां पे जो हमारा मेन की पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है किसे, इसको, राजनीतिक, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ बता रहा है पॉइंट में हमारा व्यापार। तो इन दोनों में सिंपल सा अंतर इतना आता है कि ये जो पहले वाला सूचकांक है हमारा वो राजनीतिक और आर्थिक, यानी कि इसमें जो पॉलिटिकल चीजें भी हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल होंगी, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो हमारा है कि विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक, ये पूरा का पूरा भारत जो विश्व के साथ, भारत का जो विश्व के साथ व्यापार होता है, ये उस चीज के आधार पे एक सूचकांक लेके आया है, ठीक है। अब जो पहले वाले की हम बात करें जिसमें पॉलिटिकल चीजें भी हमारे शामिल हैं, तो उसके बारे में क्या बताता है कि आर्थिक नीतियों के बारे में वैश्विक चिंताओं के कारण भू राजनीतिक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक 121.7, ये कब था, 2023 में से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है, 133.6। नंबर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हम एक चीज कथन पूरा याद रखेंगे, वो कथन ये है कि भू राजनीतिक आर्थिक नीति, है ना, भू राजनीतिक आर्थिक नीति की अगर हम बात करें तो इसका जो सूचकांक निकल के आया है, ठीक है, तो इसके सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में, है ना, ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में हमने इसमें वृद्धि देखी, ठीक है। ये कौन सा था, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों चीजें शामिल हो रही थी, राइट। वही अगर हम इस वाले की बात करें, किसकी, कि विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक, तो 2023 में कितना था, 8.5 से बढ़कर कितना हो गया, 13 हो गया, यानी कि 8.5 से कितना हो गया, 13 हो गया। ये कब था, 2023 में, और ये 13 कितना है, 2024 में। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं कि भाई विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में क्या करी गई है, वृद्धि देखी गई है। यानी कि अगर हम बात करें राजनीतिक और आर्थिक की भी, तो वहां भी हमें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई है, और हम बात करें कि विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक की, तो यहां भी हमें वृद्धि देखने को मिली है। समझ में आई बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। अब हम चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर। अभी तक हमने वैश्विक स्तर पर सारी चीजों को मेंशन किया, अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट है और किस तरह से ये चीजें काम करती है। देखो अगर हम विकास की बात करें तो वित्त वर्ष, है ना, फाइनेंशियल ईयर जो अपना है FY, ठीक है, 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी, 6.4 रहने का अनुमान है। भाई इसको याद करना थोड़ा सा, अगर बाई चांस स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए तो थोड़ा हमें ध्यान में रहना चाहिए कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि, है ना, कितना, 6.4 रहने का अनुमान है राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, जो लगभग इसके दशकीय और औसत के बराबर है, ठीक है। यानी कि वास्तविक जीडीपी जो हमारी वृद्धि है वो कितने रहने का अनुमान है, 6.4। चलिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि होती है हमारी, वो उसमें से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी महंगाई है ना, यानी कि मुद्रास्फीति है, उसे हटाकर जो वास्तविक लाभ निकल के आता है
माफ करिएगा, वास्तविक लाभ जो आएगा हमारे सामने उसको हम कहते हैं क्या, वास्तविक जीडीपी वृद्धि। और जीडीपी वृद्धि का हमें साल तो पता है, पूरे एक साल के अंतिम वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष का क्लियर है सभी को। अब देखो, अब हम बात करें मांग पक्ष की, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एक हमारे सामने पॉइंट निकल के आ रहा है, वो ये है कि स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.3 की वृद्धि होने का अनुमान है, जो ग्रामीण मांग में उछाल के कारण है। देखो, मांग की अगर हम बात करें तो मांग की जो वृद्धि हमें सबसे ज्यादा शहरी और ग्रामीण में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिली, तो वो हमें देखने को मिली है ग्रामीण में, ठीक है। मांग, डिमांड जो सबसे ज्यादा है वो शहर से ज्यादा गांव में ज्यादा हुई है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, कि या तो सरकार की नीतियां हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो किसान की फसलें हैं वो पहले से और अधिक अच्छे से विकास कर रही हैं, ठीक है, उनको फायदा मिल रहा है। दूसरी चीजें हो सकती हैं, योजनाओं से लाभ हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीजें या फिर ये हो सकती है कि उन्हें नौकरी दी जा रही हो सरकार के द्वारा, ठीक है, जिससे उनका विकास हो रहा है। अरे होता है जब इंसान के हाथ में पैसा आएगा तभी ना मांग कर पाएगा, है ना। तो जब शहर में नहीं है इस तरह की मांग डेवलप, गांव में ज्यादा मांग डेवलप है। अब ये वाला जो टॉप पॉइंट है ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला है। अगर किसी ने सर्वे नहीं पढ़ा होगा और ये स्टेटमेंट अगर एक आ जाता है कि शहरों में मांग ज्यादा होती है बजाय ग्रामीण के, तो वो वही गलत हो जाएगा। बाकी इस वाला सर्वे हमें ये बताता है कि मांग सबसे ज्यादा हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली है बजाय किसके, शहरी क्षेत्रों में। समझ में आई बात। अब चलो आपूर्ति पक्ष की अगर हम बात करें तो क्या बताते हैं कि वास्तविक सकल मूल्यवर्धन यानी कि GVA में 6.4 की वृद्धि होने का अनुमान है, ठीक है। हमने वास्तविक जीडीपी देखी, उसमें वृद्धि हमने देखी 6.4 की, और वहीं GVA भी सेम 6.4 की वृद्धि होने का हमने अनुमान देखा। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अभी तक यहाँ तक चीजें थोड़ी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई सर्वे से कहाँ से और किस तरह से सवाल उठाए जा सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे हमें कंफ्यूजिंग पॉइंट लगती है जो कहीं ना कहीं वहीं से फिर क्वेश्चन बना लिया जाता है, राइट। चलो, क्षेत्रीय प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, ठीक है, 2024-25 में 3.8% की वृद्धि। चलो मैं यहाँ पे साथ साथ लिखते चलती हूँ कि हमारा जो कृषि यानी कि प्राथमिक है ना, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि, तो 3.8 की वृद्धि। देखो, कृषि क्षेत्र ने अपने जो पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, माने विकास हुआ है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं और हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही बेकार है, मतलब बैलेंस वाली चीजें रही हैं कृषि क्षेत्र के साथ, ठीक है। वहीं हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये औद्योगिक वाला, ठीक है, तो उसमें कितने विकास की बात करी गई है, 6.2 वृद्धि की उम्मीद है, विशेष रूप से निर्माण गतिविधियों और उपयोगिता सेवाओं में वृद्धि के कारण, ठीक है। कितना, 6.2, और किस वजह से, तो वजह ये है कि निर्माण की जो गतिविधियां हुई हैं और उपयोगिता सेवाओं में वृद्धि, यानी कि जो हमारा निर्माण चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वो बूस्ट कर रहा है, ठीक है। पिछले साल के मुकाबले हमारा जो सेकंड वाला जो क्षेत्र है, हमारा द्वितीय क्षेत्र है, उसने पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेवा क्षेत्र पे, ठीक है। हमारा लास्ट है तृतीयक सेवा क्षेत्र, औद्योग हो गया, सेवा हो गया, ठीक है। तो इस क्षेत्र ने बहुत अच्छी वृद्धि करी है, कितना, 7.2% की, ठीक है। उम्मीद कि वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं सार्वजनिक प्रशासन के द्वारा संचालित है ना। सेवा तो हमारे यहाँ पहले से ही बहुत सबका फेवरेट रहा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग नंबर लेके आते हैं जो सबका दिल जीत लेता है। तो वही सेम चीज सेवा के साथ भी यही हुआ है कि भाई तृतीय क्षेत्र ने सेवा में 7.2 की वृद्धि देखी गई है। अब अगर अपन इसको थोड़ा क्रोनोलॉजी में सेट करें तो वृद्धि के हिसाब से सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें है, तो सेवा में, फिर उसके बाद किसमें है, माफ करिए, औद्योगिक में, फिर उसके बाद किसमें है, कृषि में, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, जो कि आम जनरली होता है। ये सारी चीजें हमारे सामने है, माफ करिएगा। चलो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, हमने क्षेत्रवार देख लिया। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति और निवेश के बारे में, ठीक है। देखो, जो खुदरा मुद्रास्फीति है 5.4 से घटकर कितना, 4.9 रह गई है,
और कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 24-25 वाला, ठीक है। मतलब ये जो 24 में थी कितना, 5.4, और वही 4.9 कितनी में हो रह गई है, 25 में। तो अगर बात करेंगे कि खुदरा मुद्रास्फीति क्या में वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे नहीं, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या देखी गई है, हमें कमी देखी गई है, ठीक है। चलो अब हम बात करें अपने 2021 से लेके 24 तक के साल के बारे में, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय में लगातार सुधार हुआ है। अब ये कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स बेसिकली वो होता है कि पूंजीगत व्यय यानी कि ऐसे खर्चे होते हैं जहां सरकार क्या बनाए, रेल का निर्माण करे, ठीक है, और सड़कों का निर्माण करे। तो जो ऐसे जो निर्माण होते हैं, ठीक है, वहां पे जब खर्च होता है तो उनको हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। अब अगर इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है आपको, तो तथास्तु आईसीएस के हिंदी चैनल पे मैंने आपको एक वीडियो बताई हुई है, उसमें मैंने आपको अच्छे से पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी कराई है, इसी दिन के लिए कि जब हम सर्वे पढ़ें तो हमें ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो एक बार जाके वो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पूंजीगत व्यय में लगातार सुधार हुआ है, ये हमने देखा कि हम ये देख रहे हैं कि सरकार डेवलपमेंट पे कितना ध्यान दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करने में कितना ध्यान दे रही है। तो वो हमने देखा कि 21 से 24 तक हमारा जो कैपेक्स है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि 2024 की, तो जब आम चुनाव हुए, आम चुनावों के बाद हमने देखा कि कैपेक्स हमारा 8.2 की वार्षिक वृद्धि से बढ़ा, यानी कि एक साल में कैपेक्स ने अपने आप में 8.2 की वृद्धि कर ली। यानी कि जब चुनाव हुए तो उसके बाद सरकार ने और ज्यादा, क्या बताया गया, और ज्यादा परियोजनाओं पर खर्च किया, ठीक है, और ज्यादा पूंजीगत व्यय किया। समझ में आई बात? यानी कि पहले से कैपेक्स बढ़ा हुआ था, ठीक है, पर लेकिन अगर एक साल की हम बात करें तो वो एक साल में जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो ही अपने आप में 8.2% के बराबर है, ठीक है। अब देखो, चलो ये तो था हमारा पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ पूरी कि बेसिकली है क्या, ठीक है। समरी में अगर हम देखें तो इसका परिचय ये था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, परिचय अगर हम परिचय में देखें तो भारत जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में औसतन कितनी 3.3 की वृद्धि हमने देखी है। वहीं हमने आईएमएफ ने बोला कि ये अगले 5 वर्षों में 3.2 की वृद्धि का अनुमान लगाया, यानी कि जो हमारी वृद्धि है वो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि रही है, पर लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, ठीक है। वहीं आईएमएफ ने ये जो डाटा है 5 साल के लिए वो 3.2% के आसपास बताया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर हमने देखा कि हमारे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के मामले में भी हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति दबाव बहुत ज्यादा बना हुआ है हमारे सामने, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति है ना अपने सेवा पे खर्च कर रहा है तो उसके लिए महंगाई वैसे की वैसी है, पर लेकिन अगर कोई दैनिक खर्चों पे अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके लिए मुद्रास्फीति पहले से कम हो गई है। क्लियर है? वही हमने वैश्विक अनिश्चितताओं के बारे में देखा, जिसमें हमने सुएज नहर के बारे में देखा कि वहां पे कितनी ज्यादा अस्थिरता की वजह से हमारा जो समुद्री व्यापार है वो बहुत ज्यादा बाधित हुआ, राइट। और वहीं हमने देखा 2 तरह के सूचकांक के बारे में कि भू राजनीतिक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक, जो भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले वर्ष के मुकाबले, और वहीं विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक के बारे में देखें तो ये भी पहले से बढ़ चुका है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो विकास की अगर हम बात करें तो वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना 6.4, और वहीं जीवीए भी 6.4 हमने देखा है। मांग पक्ष में देखा तो ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पक्ष ज्यादा है या शहरी क्षेत्रों में, तो हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में मांग सबसे ज्यादा देखी गई है, राइट। क्षेत्रीय प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से काम करेगी कि सेवा क्षेत्र ने सबसे ज्यादा, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र ने, फिर उसके बाद कृषि क्षेत्र ने अपने विकास की दर को मेंटेन कर रखा है, ठीक है। मुद्रास्फीति और निवेश की बात करें तो खुदरा मुद्रास्फीति घटी हुई है, ठीक है, कैपेक्स बढ़ा हुआ है। वहीं जब हमारा 2024 था तो आम चुनाव के बाद कैपेक्स हमारा 8.2 की वृद्धि से बढ़ गया है, ठीक है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो आगे की राह कुछ इस तरह से बताती है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2025-26 में 6.3% से 6.8 के बीच रहने की आशंका है। क्या? जीडीपी वृद्धि, वास्तविक जीडीपी वृद्धि, ठीक है। अब भारत को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार और नियमन हटाने की दिशा में कार्य करना होगा। अगर इस तरह के कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका विकास और ज्यादा हो सकता है, राइट। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पहला अध्याय समझ में आया होगा। हमने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स देखे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे दूसरे अध्याय पे, देखते हैं दूसरा अध्याय हमें क्या बताता है। दूसरे अध्याय का हमारी जो हेडिंग है मेन, वो बताती है कि मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास, है ना, जो कि गाड़ी और घोड़ा के बीच इसको तुलना के रूप में बताती है। जैसे कि जब हमने अपना इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट किया था, मैंने आपको समझाया था कि ये दूसरी हेडिंग का मतलब क्या है। तो चूंकि अब हम हमारा दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा हम ब्रीफ में समझते हैं कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। देखिए, एक तरफ बता रहा है मौद्रिक और दूसरी तरफ बता रहा है वित्तीय क्षेत्र। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, तुलना की बात करें, तो जो हमारा मौद्रिक है ना, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा मौद्रिक है वो कहीं ना कहीं एक घोड़ा के समान काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा फनी हम तुलना कर रहे हैं, पर लेकिन सच्चाई कुछ इसी तरह से है। जब आप पूरी इस लाइन को समझेंगे, इसका पूरी ब्रीफिंग आपके सामने आएगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बात में कितनी ज्यादा सत्यता है ना। वही जो हमारा वित्तीय क्षेत्र है वो काम करता है एक गाड़ी की तरह। ठीक है, जैसे घोड़े में जितनी ज्यादा शक्ति होगी, है ना, वो गाड़ी को खींचने के लिए उतना ज्यादा सक्षम होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे गाड़ी के लिए, तो गाड़ी को कौन मैनेज करेगा? तो एक संचालक होगा, ठीक है, जो इस गाड़ी को संचालित करेगा। ठीक है, जो गाड़ी को क्या दिखाएगा? सही दिशा प्रदान करेगा। राइट। अब उसी तरह से अगर हम बात करें तो घोड़े के लिए क्या जरूरत है? उसके लिए अच्छा खाना, चने और ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी तरह से अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में मौद्रिक के लिए, तो इसमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है? मान लो शेयर की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और वित्तीय स्रोतों की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और वहीं अगर हम वित्तीय की बात करें तो इसको संचालित करने के लिए किसके बारे में हम बोल रहे हैं? तो इसको संचालित करने के लिए हम बात करें जैसे वित्तीय जो संस्थाएं हैं। कौन सी संस्थाएं? जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को संचालित करेंगी। तो अगर मौद्रिक के रूप में अगर हम घोड़े को देखें, अगर ये कमजोर पड़ता है तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, और वहीं अगर गाड़ी के कोई भी एक पहिया अगर खराब हुआ तो पूरी गाड़ी की व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास दोनों चीजें ज्यादा जरूरी हैं। कौन कौन सी? मौद्रिक भी और वित्तीय भी, यानी कि घोड़े का भी स्वस्थ होना जरूरी है और गाड़ी का सही रूप से संचालित होना भी जरूरी है। समझ में आई बात कि मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए हमने क्या क्या बोला और इसकी तुलना हमने किस तरह से की। हिसाब से ये हमें जो तीसरा अध्याय है वो हमें परिचय बताता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो हमारे सामने वो ये है कि बैंक ऋण वृद्धि जो थी वो स्थिर रही। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिस तरह की हमारी हेडिंग है, इसमें बैंकिंग के बारे में, मौद्रिक के बारे में चीजों को बताया जाएगा, तो उसकी वृद्धि और कहीं ना कहीं कमियों को हम नोटिस करेंगे। ठीक है, सेम चीज जो हमने पहले अध्याय में की, हमें जहां जहां फैक्ट को याद रखना था हम उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे, मैं आपको बता दूंगी लास्ट में। सेम चीज हम दूसरे अध्याय में भी यही चीज करेंगे। ठीक है, बैंक ऋण वृद्धि स्थिर रही जिसमें जमा वृद्धि के अनुरूप क्रेडिट प्रभाव बना रहा। ठीक है, क्या बता रहा है ये कि बैंक ऋण वृद्धि जो थी वो स्थिर रही है। ठीक है, और वहीं जमा वृद्धि के जो अनुरूप क्रेडिट प्रभाव भी बना रहा। ठीक है, यानी कि बैंक में जमाएं भी सही से होती रही है, यानी कि बैंक की जो स्थिति है वो ठीक ठाक रही है। ठीक है, अगर हम आसान भाषा में समझे तो। दूसरा पॉइंट बताता है हमें हमारा कि अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है हमारे, ये जो हमारे SCBS बैंक हैं, इनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ है, यानी कि इन बैंकों को कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखें कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कम हुई हैं। देखो, ये निष्पादित परिसंपत्तियां बेसिकली कैसी होती है कि मान लो कि बैंक से किसी व्यक्ति ने लोन लिया, ठीक है, और उस लोन को वापस ना चुका पाया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बोलते हैं, जिसको हम NPS बोलते हैं, NPA बोलते हैं, माफ करिएगा, जिनको हम क्या बोलते हैं? NPA बोलते हैं। यानी कि जो बैंक की संपत्ति को एज अ लोन किसी व्यक्ति ने लिया, पर लेकिन उस लोन को वह व्यक्ति चुका ना पाया और वो बैंक के पास वह धन वापस नहीं आया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति। हम उसमें कमी देख रहे हैं। तो यहां हम एक चीज नोटिस करेंगे, ठीक है, इस चीज को आप हाईलाइट कर सकते हो कि बैंक के जो GNPA हैं, ठीक है, उसमें क्या देखी गई है? कमी देखी गई है। यानी कि जो बैंक के जो नुकसान का एक कारण हो सकता है वो कहीं ना कहीं उसमें हमें कमी देखी है। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी तरफ हम बात करें कि पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात, इसको क्या बोलते हैं हम? CRAR में वृद्धि देखी गई। अब भाई एक तरफ ये देखो कि एक तरफ हमारा जो NPA है, ठीक है, NPA में कमी हो रही है, दूसरी तरफ हमारे CRAR, है ना, इसमें क्या हो रहा है? इसमें वृद्धि हो रही है। अब बेसिकली होता क्या है CRAR कि मान लो कि बैंक के पास 100 करोड़ रुपए लोन दिए, ठीक है,
और जिसमें से आधी संपत्ति यानी कि मान लो 50 करोड़, ठीक है, अभी वापस नहीं आए, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, एनपीए है, ये हमारा 50 करोड़, ठीक है। लेकिन बैंक के पास अभी जो बैंक की टोटल सेविंग है, ठीक है, कुल बचत है जो बैंक की, वो कितनी है, वो अभी बैंक के पास 200 करोड़ रखी हुई है। यानी कि जो वित्तीय अस्थिरता से निकलने के लिए बैंक के पास जितनी संपत्ति होनी चाहिए उसको हम बोलते हैं पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात। यानी कि जो बैंक को नुकसान होने वाला है उस नुकसान से उबरने के लिए बैंक के पास उपलब्ध संपत्ति को हम क्या बोल रहे हैं, CRAR बोल रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि भाई लोग बाग अगर लोन ले जा रहे हैं तो वापस करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि एनपीए में कमी हो रही है। भाई दूसरी तरफ देख रहे हैं हम कि बैंक के पास भाई ये पैसा भी ठीक ठाक है, जमा भी ठीक ठाक है, ठीक है, यानी कि बैंकों की स्थिति हमें यहाँ पे सही रूप से दिखाई दे रही है। समझ में आई बात? चलो अब हम चलेंगे आगे। हमारी दूसरी स्लाइड पे वो क्या बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन और क्रेडिट उपलब्ध था, ठीक है। पहली चीज हम देखते हैं क्रेडिट वृद्धि। ये क्या है कि लगातार 2 वर्षों तक नाममात्र जीडीपी वृद्धि से अधिक रही है, ठीक है। नाममात्र जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्रेडिट वृद्धि हुई है, यानी कि लोग बाग जो है बैंकों से लोन ले रहे हैं, ठीक है। अब लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर लोगों को पैसों की जरूरत है तो मांग बढ़ रही है, ठीक है। साथ ही साथ लोग अगर बैंकों से लोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी और क्षेत्रों में निवेश भी कर रहे होंगे, तो इसका हम क्या इफेक्ट देखेंगे, कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बूस्ट कर रही है, ठीक है। हमने क्या देखा, क्रेडिट वृद्धि हो रही है, यानी कि लोग पैसा ले रहे हैं, ठीक है, लोन ले रहे हैं, कहां से, बैंकिंग से, राइट। अब देखो उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बैंकों ने अपनी जो लोन की पूरी प्रक्रिया है इतनी आसान की है, साथ ही साथ कम ब्याज दरों पे लोन दे रहे हैं, तो उससे भी लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और प्रभावित होते हैं और लोन लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि जो हमारे बैंक है, बैंक का सकल एनपी अनुपात जो हमारा 5 ईयर प्लान जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2018 का में चरम पर था, जो घटकर कितना हो गया है, 2.6% हो गया है, ठीक है। हमने देखा कि 2018 में जो हमारा एनपीए था वो बहुत हाईएस्ट था, पर लेकिन अब घटकर कितना हो गया है, 2.6% हो गया है। ये सेम चीज हमने पिछली भी देखी, ठीक है, कि हमारे बैंकों की जो एनपीए की बात है वो एनपीए अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। परिचय टोटल इतना था, हम धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को एलोबरेट करेंगे, ठीक है। अब वैश्विक अगर तुलना की बात करें तो जाहिर सी बात है विश्व स्तर पे जो बैंक है, ठीक है, वहां पे लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं अपेक्षा किसके, हमारे। तो अगर बात करें विश्व स्तर पर लोन अगर सबसे ज्यादा लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो विश्व के स्तर पे सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, ठीक है, अदर कंट्रीज में बजाय भारत में उनके मुकाबले कम लोन लिया जा रहा है, ठीक है। ये लाइन आपकी कह रही है कि भारत का बैंक ऋण से जीडीपी अनुपात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, ठीक है, यानी कि भारत में लोन कम लिया जा रहा है और विश्व स्तर पे लोन अधिक लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आर्थिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और भारत में क्या हो गया, कम हो गया इनके मुकाबले, ठीक है, वैसे ज्यादा है। अगर हमसे भारत की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई हाँ भारत में भी लोग लोन ले रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। समझ में आई ये बात, हल्का सा डिफरेंस। अगर सिर्फ हम भारत स्तर की बात करेंगे तो हाँ हम कहेंगे कि हम ठीक ठाक मात्रा में लोन ले रहे हैं, बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी है, पर वही चीज अगर हम विश्व स्तर पे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं, अभी हमारी स्थिति विश्व के स्तर पे उतनी अच्छी नहीं है जितनी की अच्छी विश्व के अन्य बैंकों की है। वहां मांग ज्यादा कर रहे हैं लोग, लोन ज्यादा ले रहे हैं लोग। समझ में आई बात? अब देखो अगली चीज हम चलते हैं पूंजी बाजार में विकास। ये क्या बताता है कि अप्रैल दिसंबर है ना 2024 के बीच प्राथमिक बाजार से 11.1 लाख करोड़ जुटाए गए हैं। अब पूंजी बाजार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2024 में प्राथमिक बाजार से हमने कितने 11.1 लाख करोड़ जुटाए हैं, ठीक है, अपने आप में ठीक ठाक अमाउंट है। अगला देखते हैं हम कि डीमेट खातों की संख्या 33% से बढ़कर कितनी हो गई है, 18.5 करोड़ हो गई है। जस्ट अ सेकेंड, देखो हमने क्या देखा कि डीमेट खातों की संख्या 33% से बढ़कर इतनी हो गई, यानी डीमेट खातों की संख्या में हमने वृद्धि देखी है। डीमेट खाते क्या होते हैं कि जैसे कि मान लो शेयर हो गए, हमारे म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, शेयर हो गए या म्यूचुअल फंड है, ठीक है,
उनको डिजिटली रूप में अगर कोई खरीद रहा है तो इसको हम बोलते हैं डीमेट खाते। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि बाहर के लोग या फिर डिजिटली रूप से, है ना, शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वो ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं डीमेट खातों में हमें वृद्धि दिखी है। ठीक है, अब बात करें आईपीओ, यानी कि आईपीओ की संख्या 2023 के 196 से बढ़कर 2024 में 259 हो गई है। ठीक है, यानी कि आईपीओ में भी वृद्धि देखी गई है। देखो, हमने प्राथमिक बाजार में देखा, प्राथमिक बाजार में हमने इतना मोटा मोटा एक बजट देखा कि भाई इतने करोड़ हमने जुटाए हैं। ठीक है, हमने देखा डीमेट खाते, तो डीमेट खातों में भी हमें वृद्धि दिखी है। अब हम बात कर रहे हैं आईपीओ की, तो आईपीओ में भी हमें जो डाटा है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं वृद्धि के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अब देखो, हर चीज का तो हम डाटा याद नहीं रख पाएंगे, है ना, हम ये देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है ना, और यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हम सर्वे का पूरा एनालाइज कर रहे हैं, राइट। आईपीओ क्या होता है कि पहली बार कोई कंपनी पहली बार अपने शेयरों को अगर जारी करती है, अपने शेयर जारी करती है, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। यानी कि ऐसी कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है जो कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पर अपने शेयरों को जारी कर रही है। यानी कि शेयर मार्केट भी कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है धीरे धीरे, है ना, लोगों को इसके बारे में समझ हो रही है, लोग शेयर पे भरोसा जता रहे हैं, इसलिए निवेश कर रहे हैं। समझ में आई बात? चलो, हमने दोनों, अभी तक हमने पॉजिटिव ही देखा है सब कुछ। अब हम चलते हैं हमारे बीमा और पेंशन क्षेत्र का प्रदर्शन। ये क्या बताता है कि हमारा जो बीमा प्रीमियम है ना, हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.7 से बढ़कर कितना हो गया है, 11.2 लाख करोड़ हो गया है। इसका मतलब क्या है कि लोग, है ना, जो बीमा लेते हैं उनकी संख्या में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। अब इसका मतलब हम क्या देख सकते हैं भाई कि लोग अपनी जो भविष्य की सुरक्षा के लिए ज्यादा आतुर हो रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए बीमा पॉलिसी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, और उनकी खरीदारी में भी कहीं ना कहीं हमें बढ़त दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरी चीज हम देखें कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 वाला है, ठीक है, 2023 में बीमा पैट 4% थी। ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल 2024 में 3.7% हो गई है। देखो, अब कहीं ना कहीं हमने देखा कि भैया बीमा बिच रहा है, ठीक है, तो उसमें भी वृद्धि दिख रही है, बीमा पैट में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। अब देखो, ये बीमा पैट होता क्या है, बेसिकली हम देखते हैं तो देश की जीडीपी के मुकाबले, है ना, बीमा का क्षेत्र कितना बड़ा है, देश की जीडीपी के मुकाबले बीमा का क्षेत्र कितना बड़ा है, बीमा का क्षेत्र कितना बड़ा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बीमा पैट। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं हमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पेंशन योजनाओं की ग्राहकों की संख्या में कितना 783.4 लाख हो गई है। यानी कि ओवरऑल बात करें कि जो हमारा बीमा सेक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें वृद्धि देखने को मिली है। क्लियर है? अब बात करें हम अगली चीज कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम जिस तरह से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, हमारे जो सारे वित्तीय हस्तांतरण है तकनीकी के माध्यम से होंगे, तो उसके पीछे कुछ नेगेटिविटी भी साथ में आएगी, जो कि है साइबर क्राइम। अब जैसे जैसे हम डाटा का यूज ज्यादा करेंगे अपने लेन देन में, तो जाहिर सी बात है ये साइबर जैसी जो समस्याएं वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगी। तो वही चीज यहाँ पे हमें सर्वे बता रहा है। क्या बता रहा है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, हमें रिपोर्टों से पता चला है कि सभी साइबर घटनाओं में से लगभग 20% वित्तीय संस्थाओं से संबंधित है। जितनी भी साइबर जो घटना है वो कम से कम 20% कितनी वित्तीय संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, अब आईएमएफ क्या बताता है कि 2017 से साइबर हमले से वित्तीय नुकसान 4 गुना बढ़कर कितना हो गया है, 2.5 अरब डॉलर हो गया है। यानी कि अपने आप में ये नंबर बहुत बड़ा है, ये ऊपर वाला भी 20% भी और 2.5 अरब डॉलर भी। ठीक है, इतना नुकसान हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ घुल मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम वित्तीय हस्तांतरण तकनीकी के माध्यम से कर रहे हैं,
तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए भी, है ना, डाटा जो एनालिसिस होता है उनकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है ताकि लोगों को इस तरह की परेशानियों से ना जूझना पड़े, राइट। और साथ ही साथ उनका अगर जो वित्तीय हस्तांतरण हो रहा हो वो बिल्कुल सुरक्षित हो, ठीक है। हमें ये वाला वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा में याद रखना है कि भाई धीरे धीरे जिस तरह से टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, साइबर क्राइम भी धीरे धीरे उतना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और 20% तो किस क्षेत्र में, वित्तीय संस्थाओं में। समझ में आई बात? चलो अब हम चलते हैं हमारे निष्कर्ष पे। क्या देखा हमने ये दूसरे अध्याय का, तो भारत को वित्तीय क्षेत्र के विकास और स्थिरता के लिए संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र के विकास और स्थिरता में विनिमय और नीति निर्माण को उभरती तकनीकों और वित्तीय नवाचारों के अनुसार हमें समायोजित किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे निष्कर्ष आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि हमें एक बैलेंस अप्रोच की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा विकास के दूसरे स्तर तक लेकर जाए। तो ये पूरा जो हमारा निष्कर्ष था, ये निष्कर्ष है हमारे दूसरे चैप्टर का। चलिए एक बार हम दूसरा चैप्टर देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या याद रखने की जरूरत है, राइट। पहले हमने देखा मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र हमारे लिए किस तरह से काम करेंगे। तो मौद्रिक का हमने तुलना करी गाड़ी और घोड़ा से, ठीक है, जिसमें दोनों को बैलेंस लेके चलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट। वही हमने देखा कि जो जमा वृद्धि क्रेडिट है उसका भी प्रभाव बढ़ रहा है, और वही अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, उनमें एनपीए कम हो रहा है, ये हमने देखा, ठीक है। हमने सीआरएआर देखा कि भाई बैंकों के पास अगर किसी तरह की वित्तीय आपदा आती है तो क्या बैंकों के पास इतना धन जमा है, क्या वो उस आपदा से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तो हमने देखा हाँ कि सीआरएआर में भी हमने वृद्धि देखी, राइट। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। तो बैंकिंग में क्षेत्र देखा कि हमने कि भाई क्रेडिट में वृद्धि हो रही है, लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें बहुत समानता से चल रही हैं, संपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ठीक है। पर लेकिन अगर विश्व स्तर की बात करेंगे भाई, तो अभी हम बैंकों से उतनी मांग नहीं कर रहे हैं जितनी विश्व स्तर पे लोग कर रहे हैं अपने बैंकों से अपेक्षाकृत हमारे, ठीक है। अब देखो माने सिंपल सा मतलब है कि विश्व स्तर पे मांग ज्यादा है बैंकों से, विश्व स्तर पे मांग ज्यादा है, ठीक है, मांग ज्यादा है बैंकों से, किससे, बैंकों से, कम किसके है, भारत में, ठीक है। और अगर सिर्फ भारत की बात करें तो क्रेडिट हमारी ठीक ठाक है, ठीक है। चलो हमने अगला देखा पूंजी बाजार की बात करी। तो प्राथमिक बाजार से हमने इतने लाख करोड़ उठाए, ठीक है, 11.1 लाख करोड़ जुटाए हमने, ठीक है। डीमेट खाता देखा कि भाई उसमें भी वृद्धि देखी, साथ ही साथ हमने आईपीओ में भी देखा, है ना, आईपीओ भी हमारा बड़ा हुआ है, ठीक है। बीमा क्षेत्र में देखा कि बीमा क्षेत्र में भी लोग जो हमारी बीमा पॉलिसीज होती है उनमें निवेश कर रहे हैं ताकि अपने भविष्य की सुरक्षा को बनाए रखे, ठीक है। और क्या देखा हमने देखा कि जो पेंशन योजना ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, ठीक है, बीमा पेट में भी वृद्धि हुई है, ठीक है, और साइबर घटना भी साथ साथ बढ़ रही है। पॉजिटिव इतना कुछ है, तो एक नेगेटिव साथ लेके चला है अपने आप में एक ही अध्याय कि साइबर सुरक्षा से हमें बचना है और साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं रोकना है जब वित्तीय हस्तांतरण की बात है या फिर नॉर्मल भी बात है, ठीक है। क्राइम तो कोई भी अच्छा नहीं है, उसके बचाव के लिए तो हमें कदम उठानी चाहिए। चलिए ये था हमारा दूसरा अध्याय। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसके फैक्ट समझ में आए होंगे, पसंद आया होगा। और इसके जो भी मैंने आपको मेन हेडिंग बताई थी, जो फैक्ट याद कराए वो बस आप याद रखना। ज्यादा फैक्ट याद ना ही चले तो चलेगा, पर लेकिन आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि सेक्टर वाइज हम कितना ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं और किस सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे के हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे, देखते हैं हमारा तीसरा चैप्टर क्या कहता है। तीसरा चैप्टर हमें बताता है कि बाहरी क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को सही करना, यानी कि बाहरी क्षेत्र से यानी कि विदेशों से भारत में अगर निवेश आता है तो उस निवेश को संतुलित तौर पे प्रयोग करना, भारत का विकास करना। साथ ही साथ भारत में जो अनिश्चितता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंधी जो अनिश्चितता है, जैसे कि कौन कौन सी, मंदी हो गई, ठीक है, महंगाई हो गई, और विदेशी स्तर पर अस्थिरता, विदेशी स्तर पर अस्थिरता, है ना। इन सारी चुनौतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बचाना, ठीक है, और इन चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चुनौती ऐसी आती हैं जीवन में भी हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो
तो चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग समझ में आ गई क्या है कि एफडीआई को सही करना, यानी कि अगर भारत में अगर निवेश हो रहा है तो उस निवेश को संतुलित तरीके से रखना, ठीक है। साथ ही साथ अन्य जो चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। अब इसके अगर हम परिचय की बात करें तो परिचय हमें बताता है कि भारत का बाहरी क्षेत्र, ठीक है, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर बना हुआ है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले कुछ समय में देखा था, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी हमने जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं उसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। वहीं अब अगर हम इसकी बात करें हमारे तीसरे चैप्टर में, तो वो भी कहीं ना कहीं वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की बात करते हैं। लास्ट हमने बहुत सारी विश्व स्तर पे अस्थिरता देखी है, जैसे कि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में जो अस्थिरता है वो हो, या फिर यमन से संबंधित हूती आंदोलन, मतलब कुछ भी जो संबंधित हो, ठीक है। अगर जो मध्य एशिया हो गया हमारा, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरह की जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं वहां इन महाद्वीपों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। और वह प्रभावित चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, और सबसे ज्यादा अगर हम सर्वे पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे वित्तीय क्षेत्र के रूप में बहुत ज्यादा इन अस्थिरताओं की वजह से बहुत नुकसान का सामना हमने किया है और करना पड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारा सर्वे क्या कहता है कि पहली चीज बताते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश न केवल आर्थिक विकास का प्रमुख स्रोत है बल्कि तकनीकी उन्नति और नवाचार को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। मैं समझ रही हूं कि एफडीआई सबको पता होगा। एफडीआई का मतलब सीधा सीधा वही हो गया कि भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी आती है, ठीक है, भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी आती है और निवेश करती है, क्या किया इसने, विदेशी कंपनी आई और क्या किया, निवेश किया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इस कंपनी को अगर भारत में स्थापित किया जाएगा, उस कंपनी पे निवेश किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रोजगार उपलब्ध होंगे, ठीक है, रोजगार उपलब्ध होंगे, यहाँ लोग काम करेंगे, ठीक है, उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिला तो लोगों के बीच क्या बढ़ी, मांग में वृद्धि हुई, ठीक है। मांग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जो आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, वो और ज्यादा सुचारू रूप से चल पड़ेंगी, यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है पहले से बूस्ट में आ जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है मांग बढ़ेंगी तो और सेक्टर, यानी कि इससे संबंधित, जैसे कि मान लो मांग किसी भी चीज की बढ़ गई, कोई भी चीज मान लो, किसी भी एरिया का मान लो, जैसे कि मान लो लोगों के पास, एक सिंपल सीधा सा उदाहरण लेते हैं हम, मांग बढ़ी तो लोगों ने सोचा कि हम और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ठीक है। तो जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं पहले की मात्रा में आज के समय में और ज्यादा वो बूस्ट करी, उसने अपने आप में और ज्यादा विकास किया, ठीक है। तो समझे इस बात को कि किस तरह से अगर भारत में एफडीआई होता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ चलो ये तो आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, दूसरी चीज हम देखते हैं तकनीकी उन्नति भी मिलेगी हमें, ठीक है। साथ ही साथ नवाचार भी हम देखेंगे, यानी कि तकनीकी तौर पे भी हम कुछ सीखेंगे और नवाचार पे भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। इसलिए एफडीआई बहुत जरूरी है। अब देखो ये तो हुआ परिचय, अब हम देखते हैं कि क्या परिचय जितना सुंदर है अंदर के पॉइंट्स भी उतने सुंदर है या नहीं। तो पहले पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो वैश्विक व्यापार परिदृश्य, यानी कि लाल सागर में, है ना, मैं उम्मीद कर रही हूं आप इसका एक बार मैप में चेक कर लेंगे कि लाल सागर कहाँ है, किन किन देशों को इनकी सीमा छूती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लोगे एक बार, कौन सी नदियां गिरती हैं, सब कुछ यहाँ पे आप एक बार चेक कर लोगे। तो लाल सागर में 2023 में जारी व्यवधानों के कारण व्यापारिक मामलों में बदलाव हुआ, जिससे शिपिंग लगातार बढ़ी, ठीक है, सॉरी शिपिंग लागत बढ़ी, माफ कीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। देखिए क्या हुआ इस क्षेत्र में लाल सागर में, जब यमन के हूती विद्रोहियों ने, ठीक है, चाहे यमन के हूती विद्रोही हो, ठीक है, या फिर इजराइल और गाजा पट्टी जो है हमारी, इजराइल और गाजा पट्टी है, ठीक है, वहां पे अगर किसी तरह का विद्रोह हमने देखा, ठीक है, तो परिणाम इसका क्या निकला, परिणाम तो यही निकला कि चाहे ये प्रॉब्लम हो या ये प्रॉब्लम हो, परेशानी यही आई कि भाई जो व्यापारिक मार्ग थे वो बाधित हो गए, ठीक है। और जो लाल सागर वाला क्षेत्र अपने में इतना ज्यादा जरूरी है कि वहां से कम 30%, है ना, जो गैसों का आयात और निर्यात किया जाता है इस क्षेत्र से पूरे विश्व में। तो अपने आप में अगर ये नंबर इतना बड़ा लेके चल रहा है ये क्षेत्र, तो जरा समझो कि यहाँ पे अगर इस तरह की अनिश्चितता और अस्थिरता फैलेगी तो पूरे विश्व के व्यापारिक, है ना, व्यापारिक जो साइकिल है, चक्र है, उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताना
कि मान लो यहां से कोई भी चीज जैसे आ रही हो, यानी मान लो कि जैसे तेल आता है, ठीक है, तेल आया, ठीक है, अब पहले की मात्रा में जितना आ रहा था उससे कम आया। अब जाहिर सी बात है जो चीज कम आएगी और उसकी मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है इसकी जो प्राइस है यानी कि जो कीमत है इसकी वो पहले की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब इसकी मात्रा बढ़ी तो जाहिर सी बात है और जो क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र है, उन पे भी असर पड़ेगा। अन्य क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा कि पहले जो क्षेत्र सस्ती चीजों का निर्माण कर रहे थे अब धीरे धीरे वह चीजें भी क्या हो जाएंगी, महंगी होंगी और मुद्रास्फीति का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। मुद्रास्फीति में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। समझ में आई बात कि व्यापारिक मार्ग बाधित होने पे किस तरह से अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से चीजों में बदलाव आते हैं, साथ ही साथ मुद्रास्फीति में ही वृद्धि होती है, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली चीज पे, होर्मुज जो हमारी जल डमरूमध्य के होर्मुज जल डमरूमध्य में संघर्ष के कारण ऊर्जा व्यापार प्रभावित हुआ जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। एक चीज यहां से देखना, पहली चीज तो हम देखेंगे ये किस किस के मध्य है, तो गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान। ये कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका जिक्र सर्वे में है, जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि जहां जहां जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में अगर बात करी जा रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन ज्योग्राफिकल साइट को अच्छे से चेक करो। ठीक है, हमारे पास 3 ज्योग्राफिकल साइट हो गई अभी तक। ठीक है, पहली हमने देखी सुएज नहर पहले चैप्टर में, ठीक है, दूसरी हो गई हमारे पास लाल सागर और तीसरी हो गई होर्मुज जल डमरूमध्य। ठीक है, किन किन के मध्य में है ये जल डमरूमध्य, होर्मुज, तो गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये भी क्षेत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे जब संघर्ष हुआ तो जाहिर सी बात है कि तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। अब आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको साइकिल समझाई कि तेल की कीमतों में वृद्धि किस तरह से हुई, राइट। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ी। कैसे, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मान लो बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, बारिश में अनिश्चितता आ रही है, कभी बहुत ज्यादा कम है, कभी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बारिश ज्यादा हो रही है। मान लो किसी समुद्री मार्ग में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, आपका टनों टन सामान आ रहा है, बारिश की वजह से व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया, ठीक है, और इतना ज्यादा जलस्तर बढ़ गया कि पूरे जहाज डूब गए। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है हमें, इससे ही दिखाई दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वैश्विक व्यापार में भी अस्थिरता बढ़ी है। यहां तक बात समझ में आई, विश्व स्तर पर किस तरह की चीजें चली हमने इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ठीक है, अब देखो, अब भारत के हम व्यापार प्रदर्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वो क्या बताता है कि हमारा जो वित्त वर्ष है कौन सा 2024-25 का, तो पहले के जो 9 महीने में, ठीक है, कुल निर्यात यानी कि माल और सेवाओं का, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आयात निर्यात के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, पर फिर भी एक बार आपको समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लो भारत है, ठीक है, और ये अपना बांग्लादेश है, ठीक है, अगर भारत से कपड़ा, मान लो कपड़ा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया निर्यात। अगर बांग्लादेश से हमने कुछ भी मान लो, जैसे अंजीर मान लो, ठीक है, अंजीर हमने मंगाए हैं तो वो क्या हो गया, आयात, यानी कि आ गया कहां पे, भारत में। ठीक है, जो भेज दिया वो हमने किया निर्यात और जो हमने मंगा लिया वो हो गया हमारा आयात। समझ में आई बात। अब देखो, अब हम बात करें कि व्यापार प्रदर्शन की, तो वित्त वर्ष 2024-25 के पहले जो 9 महीने में कुल निर्यात यानी कि हमने कितना सामान भेजा जिसमें से माल और सेवाओं में दोनों शामिल थी, तो 6% की वृद्धि हुई। यानी कि लोग हमारी वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं उनको मांगने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा निर्यात है उसमें हम वृद्धि देख पा रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारा सेवा क्षेत्र, कि चाहे कोई सा भी क्षेत्र बनाना है। ठीक है, एक चीज हमें ये पॉइंट नोट करना है अपना कि जो डॉलर को लेके आने में, ठीक है, डॉलर को सबसे ज्यादा, डॉलर नहीं बोल सकते, विदेशी मुद्रा बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, माफ करना, विदेशी मुद्रा को भारत में लेकर आने के लिए, भारत में लेकर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो वो कौन सा है, तो वो है हमारा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र का मतलब समझ गए, यहां से लोग जा रहे हैं, वहां पे नौकरियां कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है,
समझ में आई बात। तो इस तरह की जो क्षेत्र, यहाँ ये जो हमारा सेवा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा लेके आने वाला क्षेत्र है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि सेवा क्षेत्र में भी हमने 11.6% की वृद्धि देखी है, ठीक है। जबकि गैर तेल और गैर रत्न आभूषण निर्यात में 9% की वृद्धि देखी है। अब हम वृद्धि देख रहे हैं, ठीक है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो गैर तेल और गैर रत्न भूषण, यानी कि हम तेल को हटा लें और रत्न आभूषण को हटा लें, फिर उसमें चाहे हम कोई सी भी चीजें जोड़ दें, चाहे हम हमारे भारत के जो खेल खिलौने हैं, ठीक है, या कालीन है, अगर हम इस तरह की चीजों को जोड़ रहे हैं तो और इन तरह की चीजों को हम निर्यात कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि भारत की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है, जो विरासत के रूप में काम करती हैं भारत की, तो उन वस्तुओं की भी मांग है कहां पे, विदेशों में। तो उस पर हमें वृद्धि कितनी देखने को मिली है, 9.1% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। मैं उम्मीद कर रही हूं समझ में आया होगा। अगला पॉइंट क्या बताता है कि भारत वैश्विक टेलीकॉम, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में 10.2 हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने प्री के स्तर पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बता रहा है ये कि भारत वैश्विक टेलीकॉम, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में, ठीक है, यानी कि इन क्षेत्रों में टेलीकॉम का क्षेत्र, कंप्यूटर का क्षेत्र या सूचना सेवा निर्यात का क्षेत्र है, ठीक है, हिस्सेदारी के साथ कितनी, 10.2 हिस्सेदारी के साथ विश्व के दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। विश्व के दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, भारत आ रहा है। पहला कौन होगा, आप ये लोग सर्च करोगे और कमेंट में बॉक्स में डालोगे, ठीक है। सर्च करो और कमेंट करो, थोड़ा पैर हाथ पैर आप भी चलाओ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा सर्च करोगे चीजों को और 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा आपके दिमाग में आएंगी, समझे। दूसरा हमारा भारत हो गया, पहला आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। समझ में आई बात यहां तक। अब हम चलते हैं भारत का भुगतान संतुलन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीओपी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे कि चालू खाता घाटा है ना, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 25 है, इसकी दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.2 पर स्थिर रहा, ठीक है। बेसिकली हम चालू खाता घाटा क्या होता है थोड़ा हम देखेंगे कि हम ये देखें कि चीजें हमने, यानी कि भारत ने जो भी वस्तुएं हैं, वस्तु है मान लो कोई, ठीक है, तो वस्तुएं मंगाई ज्यादा हैं, यानी कि खर्चा ज्यादा किया है, ठीक है, मंगाई ज्यादा है, भेजी क्या है वो कम है, ठीक है। समझ में आई। इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि जो वस्तुओं का आयात जब ज्यादा हो निर्यात से, ठीक है। अब जब आप एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी चीज बताओ, मान लो आपकी सैलरी है कितनी, महीने का आप कमा रहे हो 30,000, ठीक है, खर्चा कर रहे हो आप 32,000, तो आपको घाटा ही होगा ना। सेम चीज यहां भी है, कैसे कि आपके पास कैपेसिटी है उतनी चीजें करने की, पर लेकिन आप खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो इसमें नाम क्या बता रहा है, चालू खाता घाटा, ठीक है। मैं आपको ये एग्जांपल आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रही हूं, पर आप जरा चालू खाता घाटा की जो बेसिक परिभाषा है वो यही है कि जब भारत का आयात ज्यादा, निर्यात ज्यादा, नहीं सॉरी माफ करना मुझे, जब आयात ज्यादा हो, ठीक है, यानी कि मंगाया जा रहा हो सबसे ज्यादा, यानी खर्चा ज्यादा किया जा रहा हो, ठीक है, और भेजा कम जा रहा हो, यानी कि निर्यात कम किया जा रहा हो, निर्यात में जहां लाभ हो सके, है ना। इसमें कहीं ना कहीं हमारा खर्चा ज्यादा होगा और निर्यात ज्यादा होगा, तो मान लो हमें लाभ ज्यादा होगा, पर ये तो हो नहीं रहा, ठीक है, यानी कि आयात जहां ज्यादा है और निर्यात कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चालू खाता घाटा कहेंगे। समझ में आई बात क्या होता है ये। तो हमने देखा कि जीडीपी के 1.2 पर कहीं ना कहीं हमारा चालू खाता घाटा जो है वो स्थिर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत का पूंजी खाता अधिशेष बना रहा, मुख्य रूप से एफडीआई, एफपीआई और बाहरी ऋण प्रवाह से समर्थित। अब थोड़ा सा हम यहां समझेंगे कि भारत का पूंजी खाता अधिशेष क्या होता है, ठीक है। देखो भारत को विदेशों से, ठीक है, भारत को विदेशों से मिलने वाला उधार या फिर हम बात करें निवेश की, ठीक है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की बात करेगा, अधिशेष की बात करेगा,
ठीक है, अधिशेष एक अच्छे पॉइंट में, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पूंजी खाता अधिशेष, जो कहीं ना कहीं बना रहा है, ठीक है। और मुख्य रूप से कहा एफडीआई, एफपीआई और बाहरी ऋण प्रवाह की अगर हम बात करेंगे तो एफडीआई का मतलब तो हमने समझा हमारे दूसरे चैप्टर में, ठीक है, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि भारत में अगर निवेश किया जा रहा है तो हम उसको एफडीआई कहते हैं। भाई हम एफपीआई की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो विदेशी निवेशक है भारत के शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, हम एफपीआई कहेंगे। जस्ट अ सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। बाहरी ऋण प्रवाह की अगर हम बात करें तो वो होता है कि जब मान लो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था के स्तर पे, है ना, भारत को अगर उधार दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि वित्त से संबंधित अगर सहायता की जा रही है तो उसको हम कहेंगे क्या, बाहरी ऋण प्रवाह से समर्थित, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं भारत का पूंजी खाता अधिशेष बना हुआ है, ठीक है, इन सब की वजह से। अब अगर हम बात करें कि एफडीआई प्रवाह का प्रदर्शन कैसे, कि वित्त वर्ष 2025 में सकल एफडीआई प्रवाह कितना, 17.9% बढ़ा है, ठीक है। एफडीआई हमारा जो सकल जिसकी हम बात कर रहे हैं, सकल एफडीआई प्रवाह कितना है, 17.9% रहा है। वही अगर हम बात करेंगे अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2024 तक, तो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना, 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर को पार कर गया है। यानी कि इसमें हमें एफडीआई प्रवाह में कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या बताती है, तो उस चीज पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार वही मतलब कि अगर भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें, फॉरेक्स की बात करें तो सोना हो या डॉलर हो या फिर अन्य विदेशी करेंसी हो, ठीक है, फॉरेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो भारत में ये कितना है, ठीक है। भाई हम बात करेंगे 10.9 महीने के आयात और देशों के 90% भारी ऋण को कवर कर सकता है। अब हम बात करें कि हमारे पास अभी इतना ज्यादा पैसा है, ठीक है, कि 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये हमारे पास अभी विदेशी मुद्रा भंडार इतना है कि हम भारत 10.9 महीने तक, ठीक है, हम अपनी सर्वाइवल को चला सकते हैं। कितने टाइम तक, 10.9 महीने तक, जो देश के 90% बाहरी ऋण को कवर ये कहीं ना कहीं कर सकता है। यानी कि इतना ब्याज ये मतलब इतना ऋण भी चुका सकता है, इस तरह से चीजें चल सकती है, ठीक है। जो भी कुछ अभी हम बाहर से ऋण ले रहे हैं उसको चुकाने के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो फॉरेक्स है वो अपने आप में बहुत ज्यादा समर्थ है, ठीक है। भारत का जो बाहरी ऋण परिदृश्य है वो किस तरह से दिखाई देता है कि भारत का बाहरी ऋण स्थिर बना हुआ है, जिसका जीडीपी अनुपात सितंबर 2024 के अंत में 19.4% रहा। ये पूरा हमारा एक चैप्टर था जो कहीं ना कहीं अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमने पहली बात किया कि एफडीआई में निवेश को सही करना है बाहरी क्षेत्रों के माध्यम से। हमने देखा कि हमारी अगर इंडियन इकोनॉमी में किस तरह की अगर महंगाई है, ठीक है, मांग से संबंधित अगर कोई आपत्ति आती है या फिर अगर विदेशी स्तर पर किस तरह की अनिश्चितता होती है, तो हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर भारत में एफडीआई निवेश होता है तो हमें उस एफडीआई निवेश के लिए भी और ज्यादा पहले से, है ना, बेहतर जो एक एनवायरमेंट है वो हमें प्रदान करना है, ठीक है। अब परिचय हमने देखा, वही हमने देखा कि वैश्विक व्यापार परिदृश्य की हम बात करें तो भाई हमें जो लाल सागर है, ठीक है, वहां पे कुछ कुछ व्यापारिक मार्गों में व्यवधान देखने को मिले, जिस वजह से शिपिंग लागत हमारी बढ़ी है। होर्मुज जल समरू मध्य संधि के जो देखी हमने कि वहां पे भी कि जो क्या बोलते हैं ऊर्जा व्यापार प्रभावित हुआ है, जिस वजह से तेल की कीमतों में भी हमें वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हमने देखा कि वैश्विक व्यापार है उनमें बहुत ज्यादा अस्थिरता आई है। अगर हम बात करें कि भारत का व्यापार प्रदर्शन, तो हम देखें कि कुल निर्यात में भी वृद्धि देखी है, ठीक है। अगर सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा, है ना, अपने आप में एक अलग क्षेत्र लेके आया है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा 11.6% की इसमें वृद्धि देखी गई है। कहीं ना कहीं डॉलर को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला ये क्षेत्र है अपने आप में, सेवा क्षेत्र। और अगर गैर तेल और गैर रत्न आभूषण निर्यात की अगर हम बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी कि भारत की चीजों को अन्य लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करें कि टेलीकॉम, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में दूसरे नंबर पे भारत आ चुका है, ठीक है, जिसमें से पहला देश कौन सा है ये आपको बताना है। बीओपी की हमने बात की कि चालू खाता घाटा जो होता है वो कहीं ना कहीं 1.2% के साथ स्थिर है, ठीक है। वहीं हमारा पूंजी खाता अधिशेष भी बना हुआ है
और एफडीआई अगर प्रभाव प्रदर्शन के बारे में हम बात करें तो उस एफडीआई प्रभाव प्रदर्शन का 17.9 से बढ़ा है, यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है। और फॉरेक्स की स्थिति भी देखी तो वो भी कहीं ना कहीं भारत के पास अभी 10.9 महीने का और जो भी हम बाहरी ऋण ले रहे हैं उसको कवर करने की क्षमता रखता है, यानी कि भारत की आर्थिक जो क्या बोलते हैं कि रिजर्वेंस के बचत के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत की स्थिति हमें इसमें सही दिखाई दे रही है। समझ में आई बात? चलिए अब हम चलते हैं निष्कर्ष पे। देखो, आप फैक्ट याद करोगे उससे बेहतर है कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीजों को समझते चलो, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप इकोनॉमिक सर्वे समझो तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, वैश्विक व्यापार में बढ़ती संरक्षणवादी नीतियां और आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों को देखते हुए भारत को अपनी व्यापार लागत को कम करने और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है कि भारत में जिस तरह से अभी हमारे पास जो आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आए हैं, ठीक है, जो भी विदेशों में जिस तरह की अस्थिरता है उनकी वजह से, और व्यापार लागत को कम करने के लिए, है ना, हमें निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि हम अपने यहाँ की भी निर्यात को इस तरह से बूस्ट करें ताकि हम साथ ही साथ अन्य देशों के साथ कंपटीशन कर सकें। दूसरी चीज, नीति निर्माताओं को वैश्विक निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाए रखने की दिशा में काम करना चाहिए कि नीति निर्माताएं भी जो विदेशी निवेशक होते हैं उनके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भी काम करें ताकि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो सही गति से काम करते रहे। ठीक है, यह था हमारा तीसरा चैप्टर। हम अब देखेंगे अपना लास्ट चौथा चैप्टर। तो ये है हमारे इकोनॉमिक सर्वे का चौथा टॉपिक। तो देखते हैं इस सर्वे की जो मेन हेडिंग है वो हमें क्या बताती है कि कीमतें, मुद्रास्फीति, है ना, गतिशीलता को समझना कि किस तरह से कीमतें और मुद्रास्फीति में गतिशीलता आ रही है, उस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो ये पूरा चैप्टर हमें बताएगा। देखो, कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है महंगाई ज्यादा होगी, और महंगाई ज्यादा होगी का मतलब है मुद्रास्फीति है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, दो तीन चीजें समझना। ठीक है, अगर मान लो पेट्रोल या फिर कच्चे तेल की कीमत है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तब भी महंगाई होगी। ठीक है, पहली चीज देखी हमने, दूसरी चीज देखी, तीसरी चीज देखी हमने कि अगर बाजार में मुद्रा का फ्लो, माफ करना, मुद्रा का अगर फ्लो बहुत ज्यादा है, मुद्रा का फ्लो यानी कि हर व्यक्ति के पास अगर पैसा है, ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, उससे क्या होगा, मांग ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, मुद्रास्फीति में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कोर चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी ताकि आपके कॉन्सेप्ट काम करे इस वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम हमारे परिचय पे, देखते हैं कि ये वाला चैप्टर हमें क्या बताएगा। ठीक है, परिचय हमें बताता है कि वैश्विक मुद्रास्फीति यानी कि वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति घटकर कितनी 5.7 हो गई है, जो 2022 में 8.7% थी IMF के अनुसार। थोड़ा सा समझो क्या बता रहा है ये, कि ये कहना चाह रहा है कि वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पे जो महंगाई है, ठीक है, वो 2022 में 8.7% थी, यानी कि बहुत ज्यादा थी। वहीं अगर हम इसको 2004 की बात करें तो ये 5.7% हो गई है। यानी कि अगर हम बात करें कि 2022 के मुकाबले, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें महंगाई की, ठीक है, 2022 में ज्यादा थी और वही 2024 में इसके मुकाबले 2022 के मुकाबले महंगाई क्या हो गई है, कम हो गई है। यही आउटकम निकल के आ रहा है इस कथन को पढ़ के। चलो चीजें देखते हैं और किस तरह से बदलेंगी। अगर हम मूल मुद्रास्फीति की बात करें तो यह पिछले दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है, मूल मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो अब अगर हम बात करें घरेलू मुद्रास्फीति की, ठीक है, भारत की, तो भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024 में 5.4 से घटकर कितना 4.9% हो गई है। खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें जिसमें खाना पीना कपड़े ये सारी जो बेसिक नीड आती है वो खुदरा मुद्रास्फीति में आती है। तो हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ भी महंगाई क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, राइट। अगर हम बात करें कि खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण क्या है, तो काफी सारी गिरावट है। पहला कारण देखते हैं हम कि मुख्य रूप से जो मुख्य मुद्रास्फीति में कितना 0.9% अंक की कमी के कारण, यानी कि हमारी मुख्य मुद्रास्फीति है उसमें कमी आई है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि सेवाओं की मुद्रास्फीति में गिरावट, सेवाओं की मुद्रास्फीति में गिरावट, इससे ईंधन मुद्रास्फीति में भी कहीं ना कहीं कमी आई है।
तो दो चीजें हमने देखी। पहली चीज तो हमने देखी जो हमारी मुख्य मुद्रास्फीति है उसके प्रतिशत में अंकों में कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो सेवा वाली मुद्रास्फीति है उसमें भी गिरावट की वजह से हमारी जो खुदरा मुद्रास्फीति है उसमें हमने गिरावट देखी है। ठीक है, चलो हमने देखा कि इसमें तो भाई हमें सीधा सीधा एक चीज देखने को मिल रही है कि महंगाई पहले से कम हो रही है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम खाद्य मुद्रास्फीति की यानी कि फूड इन्फ्लेशन की। तो पिछले 2 वर्षों में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति दर स्थिर बनी हुई है, न ज्यादा महंगी है न ज्यादा सस्ती है, स्थिर बनी हुई है। कौन सी? फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो। वही अगर हम बात करें कि अत्यधिक मौसम की स्थिति, जैसे कि मान लो चक्रवात हो, भारी वर्षा हो, ओलावृष्टि हो, सूखा या लू हो, जिसकी वजह से जो व्यक्ति की एक सब्जी में एक बेसिक नीड होनी चाहिए, कौन सी? टमाटर, प्याज, दालें, ठीक है, जैसे जो आवश्यक वस्तु होती हैं उन कीमतों में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। वैसे हम बात करें कि पिछले 2 वर्षों में तो इसकी कीमत कैसी हम देख रहे हैं, हम तो स्थिर देख रहे हैं। पर लेकिन मौसम में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हमने उतार चढ़ाव देखा है। किसमें? टमाटर, प्याज, दालें, इन सारी चीजों में जो आवश्यक वस्तु हैं उनमें। ठीक है, यानी कि हम यहाँ स्थिर नहीं मान रहे हैं कि प्राकृतिक कारणों की वजह से, है ना, किस वजह से? अत्यधिक मौसम की स्थिति खराब होने की वजह से फसलें खराब हुई हैं, जिससे इनकी जो कीमतें हैं उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। राइट, अब अगर हम बात करें कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी कि CFPI की, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल 2024 में 75 से बढ़कर ये कितना हो गया है? 8.4% हो गया है। ठीक है, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक अभी तक हमने देखा, ठीक है, ये जो सर्वे में बताया गया। पर लेकिन अब ये जो हमारा CFPI सूचकांक है वो ही हमें ये बताना चाह रहा है, पहले हमने देखा बता रहा था कि भाई कीमतों में स्थिरता है, पर लेकिन यहाँ पे जो हमारा CFPI है वो हमारे लिए कुछ नया ही डाटा लेके आ रहा है। वो डाटा ये है कि फाइनेंशियल ईयर में 7.5 से बढ़कर कितना, कि हमारा जो फाइनेंशियल 25 में 8.4% हो गया है। यानी कि जो चीजें हैं उनमें महंगाई क्या हो रही है? धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, किसके अनुसार? CFPI के अनुसार। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखेंगे, यदि टमाटर, प्याज और आलू, है ना, को हटा दिया जाए तो फाइनेंशियल 25 में औसत खाद्य मुद्रास्फीति कितनी थी? 6.5% थी। यानी कि जो बेसिक जो चीजें होती है उनको हम हटा दें तो हमारे औसत खाद्य मुद्रास्फीति हो गई 6.5%। ठीक है, और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अब सरकार ने कुछ और कदम उठाए। ये वाला समझ में आया क्या था? देखो, पहले हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में अगर हमने तुलना की तो हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति दर थी वो कहीं ना कहीं स्थिर बनी हुई थी। पर लेकिन जब हमने खाद्य मूल्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के बारे में देखा, उसमें से डाटा जब हमने एनालाइज किया तब हमें पता चला कि हमारे फाइनेंशियल ईयर अगर हम 24 और 25 में देखें तो 24 में 7.5% और 25 में हो गया 8.4%। यानी कि यहाँ चीजें क्या हो रही हैं? महंगी हो रही हैं। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, क्या स्थिर बता रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ महंगा हो रहा है। तो अगर यहाँ अंतर पूछा जाए तो हमें बताना है कि अगर पिछले 2 वर्षों का हम कंप्लीट डाटा लेके आएंगे तो हम वो बताएंगे कि चीजें स्थिर है, मुद्रास्फीति दर स्थिर है। पर लेकिन अगर हम बताएंगे CFPI के अनुसार तो 24-25 में कहीं ना कहीं चीजें हमें महंगी होती दिखाई दे रही है। समझ में आई बात? चलो अब हम चलते हैं हमारे जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पे। तो पहली चीज हम बात करेंगे अनाज के बारे में। ठीक है, कि चीजें महंगी ना हो उसके लिए सरकार ने क्या किया अनाज से संबंधित, कि गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाई गई। यानी कि सरकार के द्वारा बताया गया कि एक सीमा के बाद आप गेहूं को अपने पास स्टॉक करके नहीं रख सकते। ठीक है, यानी कि भंडार करके आप नहीं रख सकते। अब इससे नुकसान क्या होता है कि मान लो मार्केट में गेहूं है पर्याप्त मात्रा में, उसका आधे से ज्यादा किसी व्यक्ति ने या फिर किसी ने भी स्टॉक अपने में रख लिया, मार्केट में गेहूं की जो उपलब्धता है वो कम हो गई। अब उपलब्धता कम होने की वजह से गेहूं पहले के मुकाबले और ज्यादा महंगा हो गया, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक नीड है, इसको तो लेना जरूरी है। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगा हो गया, तो अब सरकार ने ये बोला है कि नहीं, आप एक स्टॉक सीमा लगा दी गई है ताकि मार्केट में गेहूं की उपलब्धता सीमित बनी रहे और उसकी प्राइस जो है वो भी सीमित रहे। ठीक है, ज्यादा महंगी सस्ती ना हो। राइट, दूसरी तरफ हम देखें कि खुले बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं और चावल की बिक्री, अब पहले हम देखेंगे कि खुले बाजार की बिक्री योजना होती क्या है। ठीक है, कि गवर्नमेंट को जब ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं तो वो क्या करेंगे कि अपने बफर स्टॉक से निकालकर, ठीक है, चीजों को क्या कर देंगे, मार्केट में ला दिया जाएगा, मार्केट में दे देंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में चीजों की उपलब्धता बढ़ेगी, प्राइस बैलेंस होगा, सारे लोगों को बहुत ज्यादा महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है, खुले बाजार बिक्री योजना, यानी कि सरकार के पास जो
समझ में आई बात? खुले बाजार बिक्री योजना यानी कि हम बफर स्टॉक से चीजें को निकाल के मार्केट में डालेंगे ताकि जो भी वस्तुएं हैं उनकी जो कीमत है उनकी स्थिरता बनी रहे, राइट। अगर हम बात करें भारत ब्रांड, अगली चीज हम गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जा रही है, भारत ब्रांड के तहत गेहूं, आटा, चावल की बिक्री शुरू की गई। अब ये भारत ब्रांड के तहत क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये छोटी छोटी योजनाएं हैं, ठीक है। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा इनको डिटेल में एनालाइज कर लेना, ये कब आई, किस मंत्रालय के तहत, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब अगर पूछा जाए भारत ब्रांड किससे संबंधित है, कि इकोनॉमी के क्षेत्र से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, और या फिर पूछे कि साइंस टेक से संबंधित है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार आप इसको भी क्या करोगे, सर्च करोगे, ठीक है, कब आया, किस तरह से आया। तो भारत ब्रांड के तहत क्या किया जा रहा है कि गेहूं, आटा और चावल की बिक्री शुरू की गई। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि पहली चीज तो कि बहुत सस्ते दरों पर हमें ये आटा उपलब्ध होगा। दूसरी चीज होगी कि हर व्यक्ति के पास, है ना, पोषण युक्त आटा मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं कुपोषण की जो बीमारी होती है उससे छूट मिल सकती है, ठीक है। अब ये बात हुई अनाज की। अब हम बात करते हैं दालों के बारे में। तो चना, मूंग और मसूर की दाल, इसको भी कहीं ना कहीं भारत ब्रांड के तहत सस्ती दरों पर बेचा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं दूसरी बात करें हम कि तुअर और चना की दाल, इसके ऊपर भी हमने स्टॉक सीमा लगाई है, जैसे कि हमने अभी गेहूं के ऊपर देखा था स्टॉक सीमा से संबंधित। तुअर, उड़द और मसूर, पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है ताकि ये जो दालें हैं ये भारत में सस्ती मिले, ठीक है, लोगों के पास इनकी उपलब्धता बनी रहे, ये जो दालें हैं वे हर व्यक्ति की पहुंच तक आ सके, इसीलिए। अब बात हुई दालों की, हम चलते हैं सब्जियों पे। तो सब्जी क्या बताती है कि प्याज का बफर स्टॉक, यानी कि ये तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बफर स्टॉक की वजह से प्याज की कीमतें बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, जिससे सभी लोग, आम व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। तो प्याज के भी बफर स्टॉक पे हमने कितने 4.7 मीट्रिक टन रबी प्याज खरीदी की बात चलाई गई, इस पर भी बफर स्टॉक लगाया गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है कि बफर स्टॉक पहले रख दिया गवर्नमेंट ने प्याज निकाल के, ठीक है, जब लगा कि मार्केट में प्याज कम हो गई तो बफर स्टॉक से निकाल के प्याज को कहां कर दिया, मार्केट में पहुंचा दिया। तो क्या हुआ कि प्याज की उपलब्धता जो है वो ज्यादा बढ़ गई और उसकी जो कीमत है वो कैसी हो गई, पहले के मुकाबले सीमित हो गई, यानी कि सस्ती हो गई, सभी लोग आराम से खरीद सकते हैं। ये काम है बफर स्टॉक का। प्याज और टमाटर जो है वो सब्सिडी की दरों पर बिक्री इनकी की जाएगी, प्याज और टमाटर की। अब भविष्य की संभावनाओं में देखते हैं कि क्या हो सकता है कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति यानी कि सीपीआई, आरबीआई और आईएमएफ ने फाइनेंशियल 26 में, है ना, मुद्रास्फीति को लक्ष्य स्तर पर तय करने का अनुमान लगाया है, ठीक है। अभी आगे की राह है, ठीक है, कि क्या हो सकता है। वही अगर हम बात करें कि हमारे फाइनेंशियल 25 में आईएमएफ ने भारत के लिए मुद्रास्फीति दर 4.4, है ना, और फाइनेंशियल 26 के लिए 4.1 रहने का अनुमान लगाया। ये सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे जो फैक्ट है इनको बस आप एक बार रीड कर लेना ताकि पता चले कि अनुमान भी किस आधार पर लगाए जा रहे हैं, ठीक है। आरबीआई का अनुमान है कि मानसून सामान्य रहता है तो कोई बाहरी या नीति का झटका नहीं लगता है, तो फाइनेंशियल 26 में हमारी हेडलाइन जो मुद्रास्फीति है 4.2 रह सकती है। ये भी आरबीआई का एक अनुमान हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें दीर्घकालीन स्थिरता मूल्य की, तो जलवायु लचीली फसल किस्मों का विकास जिससे पैदावार बढ़े और फसल क्षति कम हो, ये हम कर सकते हैं दीर्घकालीन तौर पे। दूसरी तरफ किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और जलवायु लचीली फसलों के लिए उपभोग पर हम प्रशिक्षण दें, ठीक है। तीसरी चीज हम कर सकते हैं कि सरकारी स्तरों पर डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रणाली को मजबूत करना ताकि मूल्य भंडारण आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी की जा सके और प्रभावी नीतिगत निर्णय किए जा सके। ये जो सारे मैंने आपको ये अनुमान वाले बताए, एक बार इनको आप रीड कर लेना, साथ ही इनको आप अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो कि किस तरह से हमें जो कृषि क्षेत्र में, है ना, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो वहां ये पॉइंट्स आपके लिए काम आ सकते हैं। ये था हमारे इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अगले 4 चैप्टर और देन फिर उसके बाद एक और हम वीडियो लेके आएंगे। तो आपके 3-4 वीडियोस में आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 वीडियोस में आपका बजट पूरा कवर करा दिया जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।